Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, myself Bilal Ahmed and we are discussing second year biology and today's topic is renal failure. Renal failure को सबसे पहले हम define करेंगे कि what is renal failure. Loss of functions of kidneys is called renal failure. तो अगर किडनीज़ के फंक्शंस में कमी आ जाए, जो उनका फंक्शन है यानी ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को स्पेशली क्लियर करना, अगर उसमें कमी आ जाए तो उस कंडीशन को रीनल फेलियर कहा जाता है. अब इसकी रीज़न क्या है? व्हाट आर द काजेज ऑफ रीनल फेलियर? काजेज जो है दे मे बी पैथोलॉजिकल और दे मे बी केमिकल. पैथोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स रीनल फेलियर की वजह बनते हैं. पैथोलॉजिकल पैथोजन से है. पैथोजन किसे कहते हैं? डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है. बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं. या तो समटाइम्स उनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कुछ केमिकल्स जो ड्रग्स वगैरह में हो सकते हैं या हम इंजेस्ट कर सकते हैं. तो ये जो केमिकल्स हैं या पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये करते क्या हैं? ये जो ग्लोमेरुलर पार्ट है, ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसको डैमेज करते हैं. ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को डैमेज करते हैं. अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या है. नेफ्रॉन का जो इनिशियल जो बिगिनिंग उसका पार्ट है, जिसको हमने कहा था रीनल कार्पसल, और उसके दो पार्ट्स थे, बोमेंस कैप्सूल और उसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था जिसको हमने कहा था ग्लोमेरुलस. और ये कैपिलरीज का नेटवर्क या ग्लोमेरुलस ही है जहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. तो ये जो पैथोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं ये कैपिलरीज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती और जो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं हो पाते और ब्लड प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. जो प्लाज्मा लेवल है, प्लाज्मा लेवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वो इंक्रीज़ हो जाता है. और इस इंक्रीज़ की वजह से क्या हो सकता है? कौन से डिसऑर्डर्स या ख़राबियाँ या नकाइस पैदा हो सकते हैं? उनमें एक है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है. और दूसरा है अनीमिया. अनीमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दैट इज़ कॉल्ड अनीमिया. ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसकी वजह से. और अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है. अगर खुदा न खासा किसी को ये प्रॉब्लम हो जाता है, रीनल फेलियर का प्रॉब्लम होता है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ डायलिसिस. डायलिसिस को सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या. व्हाट इज़ डायलिसिस? क्लियरिंग of blood from wastes is called dialysis. तो फिर ऐसे पेशेंट का डायलिसिस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ उसके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है. तो डायलिसिस के ज़रिए से उसके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है.
डायलिसिस जो है एक मशीन के ज़रिए से किया जाता है, उसको डायलाइज़र कहते हैं। डायलाइज़र जो है ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, और वो है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी भी हम इसको कह सकते हैं। क्यों हम इसको आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं? बिकॉज इट वर्क्स जस्ट लाइक द नेचुरल किडनीज। जैसे नेचुरल किडनीज काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये काम करते हैं। इस वजह से इनको आर्टिफिशियल किडनीज कह सकते हैं। और ये जो डायलिसिस है ये दो तरह से हो सकता है, दो इसकी टाइप्स हैं, और इन टाइप्स में सबसे पहले आती है हीमोडायलिसिस। और सेकंड टाइप जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। तो हीमोडायलिसिस जो है ये एक डिवाइस के ज़रिए से, एक किडनी मशीन के ज़रिए से ये डायलिसिस किया जाता है। और वो जो किडनी मशीन या जिसको हम डायलाइज़र भी कहते हैं, उसकी जो उसकी आउटलाइन है वो यहाँ पर मैं बनाने लगा हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। जो डायलाइज़र है या किडनी मशीन है, जिसको हमने आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी दिया है, उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, जैसे कंटेनर होता है, इस तरह की उसकी शेप है। और इसके अंदर थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं। थिन मेम्ब्रेन्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन थिन मेम्ब्रेन्स की वजह से ये जो कंटेनर है या डायलाइज़र है, इट हैज़ टू स्पेसेस। इसकी जो स्पेसेस हैं वो कितनी हैं? टू स्पेसेस। अब टू स्पेसेस जो हैं वो कौन सी हैं? वो यहाँ पे देख लें। एक ये स्पेस है और एक विद इन द मेम्ब्रेन्स। ये टू स्पेसेस। ये जो स्पेस है यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको डायलिसिस फ्लूइड कहा जाता है। और ये जो स्पेस है विद इन द मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। विद इन दीज मेम्ब्रेन्स जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, और जो बाकी स्पेस है आर्टिफिशियल किडनी की, वहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड होता है। ये जो डायलिसिस फ्लूइड है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन जस्ट लाइक प्लाज्मा ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड के प्लाज्मा की तरह से होती है। कॉम्पोजिशन वाइज अगर देखा जाए तो ये प्लाज्मा के इक्विवेलेंट है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें तो नाइट्रोजनस वेस भी होते हैं, लेकिन ये जो डायलिसिस फ्लूइड बनाया जाता है स्पेशली इस डायलिसिस के लिए, इसमें नाइट्रोजनस वेस नहीं होते। ये एक डिफरेंस होता है। अब होता क्या है कि यहाँ से एक ट्यूब के ज़रिए से जो ह्यूमन ब्लड है वो एंटर किया जाता है। यहाँ पे एक साइड पर पेशेंट मौजूद है, और पेशेंट का जो आर्म है उसकी आर्टरी को कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे इस ट्यूब के साथ, और आर्टरी से ब्लड जो है वो फ्लो होके इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आना शुरू होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ब्लड को लेकर इसमें डायलाइज़र में आती है। डायलाइज़र में यहाँ पे ये मेम्ब्रेन्स के अंदर, इन ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन्स के अंदर ये ब्लड सर्कुलेट करता है।
जब ये ब्लड सर्कुलेट करता है तो फिर क्या होता है, ये बाहर डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद नहीं है, और जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। द नाइट्रोजनस वेस्ट मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलकर इस डायलिसिस फ्लूइड में आना शुरू हो जाते हैं। ये ब्लड इसी तरह से सर्कुलेट करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर डायलिसिस फ्लूइड में निकालता रहता है, और उसके बाद फिर इस ब्लड को यहाँ से निकाल लिया जाता है और वापस एक वेन के ज़रिए से, वेन आर्म की, ह्यूमन आर्म या पेशेंट का जो आर्म है उसके ज़रिए से वापस पेशेंट की बॉडी में इस ब्लड को डाल दिया जाता है। यानी एक तरफ से ब्लड जो है वो निकाला जा रहा है पेशेंट की बॉडी से, फिर वो ब्लड जो है इस डायलाइज़र में फ्लो करता है, मूव करता है, सर्कुलेट करता है, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को डायलिसिस फ्लूइड में बाहर डिफ्यूज़ करता है, और फिर ब्लड क्लियर होके वेन से आर्म और फिर जो है पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करता है। तो इस तरह से जो ब्लड है पेशेंट का वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है और उसके नाइट्रोजनस वेस्ट उसके ब्लड से रिमूव होते रहते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो है जो आपने जहन में रखनी है वो ये है बच्चों कि कंटिन्यूसली अगर ये प्रोसेस चलेगा तो क्या होगा कि ये जो डायलिसिस फ्लूइड है जिसमें ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट मुसलसल बाहर आ रहे हैं, तो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसकी मिकदार है वो बढ़ जाएगी। जब उसकी मिकदार बढ़ जाएगी और अगर इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो क्या ख़दशा हो सकता है? ख़दशा ये हो सकता है कि बजाय इसके कि ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल के फ्लूइड में जाए, फ्लूइड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो ब्लड में आना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इस पर्पज़ के लिए फिर क्या किया जाता है कि जो ओल्ड डायलिसिस फ्लूइड है, ओल्ड डायलिसिस फ्लूइड, उसको यहाँ से कंटिन्यूसली बाहर निकाला जाता है और जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है उसको यहाँ से कंटिन्यूसली ऐड किया जाता है। जैसे आपने स्विमिंग पूल्स में देखा होगा कि उसमें वक्फे से जो ओल्ड वाटर है या जिसमें कुछ अलाइशें वगैरह मौजूद हैं उनको कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं और उसकी जगह फ्रेश वाटर को लाते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये जो डायलाइज़र है इसमें भी जो ओल्ड डायलिसिस फ्लूइड है उसको पंप आउट किया जाएगा और जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है उसको यहाँ से दाखिल किया जाएगा। ये एक मेथड है, एक टाइप है डायलिसिस की जिसको हमने कहा हीमोडायलिसिस। तो एक और टाइप है इसकी डायलिसिस की जिसको हम डिस्कस कर लें, और दूसरी टाइप जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, सेकंड टाइप। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल का जो वर्ड है बच्चों ये एक कैविटी की वजह से है उस कैविटी को पेरिटोनियम कैविटी भी कहा जाता है या सिंपल वर्ड्स में हम उसको एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी जो इनर लाइनिंग है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो वहाँ पे जो डायलिसिस किया जाता है इस निस्बत से उसका नाम जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस है। अब किया क्या जाता है कि एक बारीक ट्यूब ली जाती है, उस बारीक ट्यूब को कहते हैं कैथेटर, और उसकी मदद से जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड को कंटिन्यूसली एब्डोमेन में एंटर किया जाता है और जो पेरिटोनियम है इसमें रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ये मौजूद होता है, और जब ये एब्डोमेन में आता है डायलिसिस फ्लूइड
तो फिर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इन के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से इस डायलिसिस फ्लूइड में आना शुरू हो जाते हैं और फिर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए से इसको बॉडी से रिमूव भी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइड से कंटिन्यूसली जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो एब्डोमेन में दाखिल किया जाता है और दूसरी साइड से उसको कंटिन्यूसली बाहर निकाला जाता है और इस दौरान जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड में नाइट्रोजनस वेस होते हैं वो कंटिन्यूसली रिमूव होते रहते हैं थ्रू डायलिसिस फ्लूइड। ये सेकंड टाइप है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं और इसको बार बार करना पड़ता है। सिर्फ ये एक छोटा सा बिल्कुल 1-8 मिनट का एक टॉपिक और है और वो है बच्चों किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये कब किया जाता है? When there is a complete loss of function of the kidneys, जब किडनीज बिल्कुल काम करना छोड़ दें, इसको हम कहते हैं यूरीमिया। दिस स्टेज इज कॉल्ड यूरीमिया या फिर इसको एंड स्टेज डिजीज़ भी कहा जाता है। तो इस सूरत में फिर डायलिसिस करने से भी कोई अफाका नहीं होता पेशेंट को, लिहाजा एक ही हल रह जाता है और वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो किसी हेल्दी डोनर से फिर मैचिंग किडनी जो है वो लेकर तो पेशेंट के किडनी को रिमूव करके वहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है ताकि उसको ज़िंदगी जो है वो उसकी बचाई जा सके। तो इस तरह से ये बच्चों किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये फिर इसका वाहिद हल रह जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स वो यहाँ पे एंड हो रहा है। इससे आगे हम नेक्स्ट टाइम जो थर्ड मैकेनिज़्म था होम्योस्टेसिस का यानी थर्मोरेगुलेशन उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।